नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ गौरव और सुरभि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बांग्लादेश से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां एक बार फिर एक हिंदू का कत्ल कर दिया गया। जहां मेमनसिंह शहर में बजेंद्र बिस्वास नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नोमान मियां नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है, जिसे बांग्लादेश में हिरासत में भी ले लिया गया है। इससे पहले दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की भी बांग्लादेश के कट्टर जिहादियों ने बर्बरता से हत्या कर दी थी। और अब यह तीसरा मामला सामने आया है। बजेंद्र बिस्वास नाम के एक शख्स की हत्या हो गई है बांग्लादेश में, और गोली मारकर इस शख्स का मर्डर कर दिया गया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोमान मियां नाम के इसी शख्स पर हत्या का आरोप लगा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, और बांग्लादेश की पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। और आपको बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि 8 दिनों में तीसरे हिंदू की हत्या कर दी गई, और बांग्लादेश की सरकार और पुलिस इसे रोकने में नाकाम रही है। दीपू चंद्र दास मामले में जहां पुलिस ने उसे दंगाइयों के हाथों में सौंप दिया था, वहीं अमृत मंडल की हत्या के बाद बांग्लादेश पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए अमृत पर ही आरोप लगाए थे। वहीं अब बजेंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में यूनुस सरकार के हिंदुओं पर अत्याचार की नई दास्तान सामने आई है। तो ये देखिए, ये आप देखिए, कुछ दिनों में ये तीसरी हिंदू हत्या है बांग्लादेश में। सबसे पहले दीपू चंद्र दास, उसके बाद अमृत मंडल, और अब एक और शख्स बजेंद्र दास, जिनकी हम बात कर रहे हैं, बजेंद्र बिस्वास। शिवांग माथुर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हिंदुओं की टारगेटेड हत्या हो रही है बांग्लादेश में, एक के बाद एक, और बांग्लादेश की सरकार उसको रोकने में नाकाम है। ये बिल्कुल बहुत परेशानी वाली स्थिति बांग्लादेश में देखने को बीते दिनों से मिल रही है, और खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्रधानमंत्री का कार्यालय बाकायदा चिट्ठी लिख के वहाँ की जो टेम्परेरी सरकार है उसको इस बात से अवगत करा चुका है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से माइनॉरिटी और खासतौर पे हिंदू लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। एक और नया मामला सामने आया है, जिसके अंदर पुलिस के बयान के अनुसार मेमनसिंह जिले में नोमान मियां नामक शख्स ने बजेंद्र बिस्वास की हत्या की है, और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जिले में 10 दिन पहले दीपू चंद्र दास नामक की हत्या की गई थी, और उसके बाद एक और हत्या 24 दिसंबर को अमृत मंडल की देखी गई। लगातार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा हो रही है, वो अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। खुद सरकार ने कई बार बांग्लादेश की सरकार के साथ, वहाँ के प्रशासन के साथ इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। खास तौर पे इन दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ के जो कट्टरपंथ लोग हैं उनको आईएसआई और पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा है। शुक्रिया शिवांग आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वाकई स्थिति बहुत चिंताजनक है, और अब देखते हैं इसके ऊपर क्या कोई एक्शन बांग्लादेश में सरकार ले रही है या नहीं। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं, और उम्मीद है कि नए साल के मौके पर 70 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। माता रानी के दर्शन करने के लिए वही आता है जिसको बुलावा आता है, यानी कि माता जिसके नाम की चिट्ठी भेजती है वही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकता है। इस साल जो करीबन 7 मिलियन यानी कि 70 लाख श्रद्धालुओं के माथा टेकने का उम्मीद जो है वो श्राइन बोर्ड ने जताई है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी सुविधा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल सेफ है। वैष्णो देवी जरूर आइए, सभी नया साल यहीं से शुरुआत कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ प्रशासन भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया है कवर। जब से हमने अपना कुछ संभाला, हम यहीं पे आ रहे हैं, नया साल यहीं मनाते हैं। हम 23-24 फ्रेंड हैं, सारे सभी एक साथ हैं। हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आप लोग? हाँ जी, हर साल। आप हमको 15 साल हो गए आते हुए। इस समय मैं दर्शनी ड्योढ़ी पर मौजूद हूँ, जहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, और उस दर्शनी ड्योढ़ी के बाहर भी आप देख सकते हैं हथियारबंद जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति यात्रा में खलल न डाल सके जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकी हमले करने की मंशा से पहुँच रहा हो, या यहाँ पर यात्रा में खलल डालने की कोशिश की मंशा से यहाँ पहुँच रहा हो। तो लगा और नया साल मनाने के लिए लोगों का टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब गोवा मनाली से बदलकर आस्था पथ बन गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं।
तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़ नए साल पर बाबा के दर्शन के लिए प्रचंड पहुंच रही है। माना जा रहा है कि अब काशी देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। नए साल के आगमन से ठीक पहले बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से काशी में भीड़ बढ़ गई है। इनमें बड़ी संख्या उन श्रद्धालुओं की है जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ गंगा में पुण्य डुबकी लगाने आए हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन सजग है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल सीकर का है, जहां हारे के सहारे बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 5 दिवसीय नव वर्ष मेला जारी है। देश प्रदेश से आए भक्तों की आस्था श्याम दरबार में उमड़ती नजर आ रही है। श्याम नाम के जयकारों से पूरी श्याम नगरी भक्ति रस में सराबोर हो गई है। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन का लाभ मिल सके। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग से विशेष दर्शन और सहायता व्यवस्था सुनिश्चित की गई। और नए साल पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए मां विंध्यवासिनी मंदिर में देवी के चरण स्पर्श पर रोक लगा दी गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। माता विंध्यवासिनी के ये भक्त माता के आशीर्वाद से नए साल की अच्छी शुरुआत की इच्छा लेकर दरबार में पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से भक्तों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में भक्तों के लिए हीटर लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए 12 जगहों पर हीटर लगवाए जा रहे हैं। लेकिन भक्तों को इससे थोड़ी निराशा हो सकती है कि वो माता के दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन माता के चरण नहीं छू सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से चरण स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। डीएम ने 2 दिन के लिए ये रोक लगाई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक ये रोक लागू रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से हो गया, कैसा हो गया? आराम से हो गया दर्शन। यहाँ पे विंध्यवासिनी मां का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। नव वर्ष में आवश्यक जो पुलिस प्रबंध है, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको लगाया गया है। लोगों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसके लिए जाड़े का समय है और उसके लिए हीटर वगैरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और कश्मीर के पहलगाम में भी पर्यटकों की भीड़। बड़ी खबर आपको बता दें, बेसुरन हमले का भी नहीं दिख रहा है असर और पर्यटकों के लिए पहलगाम में अब कभी सुविधाएं भी हैं। न्यू ईयर पर स्नोफॉल की उम्मीद से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे। तो नए साल की तैयारी और पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़। फिलहाल ये 2 तस्वीरें। पहलगाम में भारी भीड़, टूरिस्ट के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और न्यू ईयर से पहले मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ग्राम्फू स्नो पॉइंट पर जा रहे हैं टूरिस्ट। संकरी सड़कें होने की वजह से रोड पर ही पार्किंग की जा रही है। टूरिस्ट को झेलनी पड़ रही हैं काफी दिक्कतें, क्योंकि लोगों का हुजूम काफी ज्यादा है। ट्रैफिक के साथ महंगे होटल भी एक समस्या बन गए। और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की मनाली से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मनाली के ग्राम्फू स्नो पॉइंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं नए साल के मौके पर वो वहां नेचर को एंजॉय करने। और वहीं से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्लीय हिंसा पर पीआईएल दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट से अब हिंसा भेदभाव रोकने की मांग की गई है। संवैधानिक विफलता रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर यह खबर आ रही है। बता दें, त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद याचिका दायर हुई है और भारतीय होने के लिए क्या प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ये पीआईएल में बात कही गई है। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर। और पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीयूष, बताएं आखिर किस तरीके से नस्लीय हिंसा पर पीआईएल दाखिल, इसको लेकर क्या डिटेल जानकारी अब तक? बिल्कुल, ये पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ जो नस्लीय हिंसा अलग अलग क्षेत्रों में होती है, उसको लेकर के ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर पहले ही कल केंद्रीय मंत्री की ओर से त्रिपुरा और देहरादून के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की गई थी और इस मसले पर आज देहरादून पुलिस की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया है कि ये नस्लीय हिंसा का मामला नहीं है। हालांकि देखना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तो उसका रुख क्या रहता है, क्योंकि इस याचिका में साफ तौर पर नस्लीय हिंसा और भेदभाव पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है।
शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए आपका। हालांकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, फिलहाल एसएसपी देहरादून क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये एक और बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दें। इसी चकमा हत्याकांड पर देहरादून पुलिस की तरफ से दावा किया गया है जांच में नस्लीय दुर्व्यवहार के सबूत नहीं है और मजाक के बाद शुरू हुआ था झगड़ा, जानलेवा हमले में ये बदल गया। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है। बता दें 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक किसी ने नस्लीय हिंसा की शिकायत नहीं की, ये बात पुलिस कह रही है। प्राथमिकी में भी नस्लीय दुर्व्यवहार का कोई आरोप नहीं। इसमें कोई नस्लीय टिप्पणी का मामला सामने आया है? देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो एक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्लीय टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसके नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। और प्रयागराज में माघ मेला को लेकर किए गए इंतजामों पर साधु संत भड़क गए। साधु संतों ने मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर ही जमकर हंगामा किया। चोरी करके भाग रहे हैं। आ गया सरकार। नहीं तो जाओ बस नहीं चलेगा। बैठ जा। महाराज नहीं, ऐसा कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। ये तरीका नहीं चलेगा। आइए महाराज, नहीं चलेगा। चलिए महाराज। प्रयागराज में 3 जनवरी को माघ मेला शुरू हो रहा है। करीब 800 हेक्टेयर जमीन पर मेला लगेगा, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही साधु संत नाराज हो गए। साधु संतों की ये नाराजगी सुविधाओं की कमी और मेला क्षेत्र में सही इंतजाम नहीं होने के कारण है। हम तो व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमें व्यवस्था बनाना खुद आता है। हम खुद व्यवस्था बना लेंगे। डाल दिए हैं सब पूरा प्रार्थना है ना, और नहीं होता ये लोग रोड पर जो महात्मा है सबको ले चल। साधु संतों का आरोप है कि मेला प्रशासन वेंडरों के सामने नतमस्तक है, उनके हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। और प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होने वाला है। मेले की तैयारियों का जायजा लेने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान अधिकारी की क्लास लेते उनका एक वीडियो वायरल हो गया। कार के गेट पर खड़े हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वो क्लास ले रहे हैं सामने खड़े प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा की। ये यहाँ मतलब नहीं चल रही है, सबको रोटी चक्कर में न पड़े। माघ मेले में जमीन और सुविधाओं को लेकर साधु संतों की नाराजगी की खबरों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक संगम तट पर पहुंचे थे। इस दौरान जाम और अधूरी तैयारी देखी तो भड़क गए। डीएम को बुलाया, उनको नसीहत दी। लहजा मजाकिया था, लेकिन संदेश सीधा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इधर भाग रहे हैं, लेकिन फिर बड़े सब उधर जाएंगे तभी लोग। उप मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये बात कही तो आसपास मौजूद लोग ठहाके लगाते सुनाई दी। बीते बुधवार को खाक चौक में डीएम मनीष कुमार वर्मा का संतोष दास और सतवा बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो इतना चर्चित हुआ कि इसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची। और दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दबंगों ने एक होटल के मैनेजर की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। मारपीट की ये तस्वीरें होटल में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। तस्वीरें दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक होटल की है, जहां एक होटल के बुजुर्ग मैनेजर को दबंगों ने जमकर पीटा है। पिटाई की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 5 से 6 दबंग होटल में घुसते हैं और देखते ही देखते मैनेजर की पिटाई शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो उसे पीटते हुए होटल के गेट तक ले जाते हैं। घटना का वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। होटल स्टाफ का आरोप है कि एक शख्स ने होटल में 1 दिन के लिए कमरा लिया था।
लेकिन उसने यहीं अपने कई गेस्ट बुलाने शुरू कर दिए और जब होटल के मैनेजर ने ज्यादा गेस्ट बुलाने की शिकायत की तो वो भड़क उठा और मैनेजर की पिटाई शुरू कर दी। होटल के मैनेजर चंदन कुमार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है और मारपीट की तस्वीरें भी सौंपी हैं, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई हुई। इसमें 2 एक्सकेवेटर और 16 वाहनों को जब्त कर लिया गया। अरावली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन और परिवहन में लिप्त 16 वाहनों को जब्त किया गया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन की टीमों ने एक साथ कई थानों के इलाके में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही 2 बड़ी एक्सकेवेटर मशीनें भी जब्त की गई हैं। साथ ही चुनाई पत्थर का अवैध खनन भी पकड़ा गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन व परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ 20 जिलों में संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। यह अभियान 29 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत गठित टीमें प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगी। उधर मुंबई में एक और बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 कारें आपस में टकरा गई। मुंबई में हुए इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक 3 कारें आपस में टकरा गई। एक कार तो पूरी तरह से पलट गई, जिससे कार को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे के बाद कार मालिकों के बीच बहस भी हुई। घटना स्थल पर कई महिलाएं भी नजर आ रही हैं। दरअसल एक कार काफी तेजी से जा रही थी, लेकिन कार ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद पीछे से आ रही 2 कारें आगे चल रही कारों से जा टकराईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना मुंबई के कोस्टल इलाके की है। बता दें कि इससे पहले भी इस इलाके में ऐसे हादसे हो चुके हैं। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार और बस की भिड़ंत हो गई। यह हादसा एक्सप्रेसवे के चैनेज नंबर 147.7 पर हुआ, जिसमें कार चालक आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा हादसे का कारण माना जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक कार चालक उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला था। और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, यूपी में एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट कल नहीं होगी जारी। यूपी में 6 जनवरी को अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे वोटर और यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। तो आपको बता दें, एसआईआर को लेकर ये एक बड़ा अपडेट है, जहां कल यानी 31 दिसंबर को ही एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन इसमें अब ये जो संशोधन हुआ है इसके बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं अभिजीत। देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट जो 31 दिसंबर को आने वाली थी वो अब 31 दिसंबर को ना आकर 6 दिन बाद यानी कि 6 जनवरी को जारी की जाएगी। यानी कि आप 1 हफ्ते का एक्सटेंशन एसआईआर प्रोसेस में और कह सकते हैं। पहले 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया था, उसके बाद अब ड्राफ्ट जो लिस्ट पब्लिश होनी थी उसके लिए 6 दिन और का वक्त। और इसी तरीके से आगे आपत्तियां दर्ज कराने की बात हो या फिर नोटिस जारी करने के उनमें भी एक्सटेंशन दिए गए हैं। यानी कि अब जो फाइनल लिस्ट पहले 28 फरवरी को जारी होने वाली थी मतदाताओं की, वो अब 28 फरवरी को जारी न होकर 6 मार्च को पब्लिश हो पाएगी। तो ये एक बदलाव जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो पहले जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाई गई और अब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने की तिथि बढ़ाई गई है और इसमें फाइनल लिस्ट जो आएगी वो भी देरी से आएगी और सभी में 1 हफ्ते का एक्सटेंशन लगभग किया गया है। तो कल आंकड़े जारी नहीं होंगे। खबर हमारे सहयोगी अभिजीत बता रहे हैं कि अब 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ सकती है और दावे और आपत्तियों की तारीख 6 जनवरी से 6 फरवरी और फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के कामकाज और राज्य में घुसपैठ की स्थिति को लेकर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की वजह से राज्य में उद्योग बर्बाद कर दिए गए। अमित शाह ने घुसपैठ रोकने के लिए मजबूत ग्रिड बनाने की भी बात कही। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन
और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है कि आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? उधर पश्चिम बंगाल में दुर्गा आंगन परियोजना को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जिस जमीन पर मंदिर बनाने की बात कही गई थी वो उद्योग के लिए तय थी, लेकिन सरकार ने उद्योग भगा दिए। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा आंगन परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर कई साधु संत मौजूद थे। ममता बनर्जी ने इस मौके पर खुद को सेकुलर बताया। জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। बीजेपी ने दुर्गा आंगन प्रोजेक्ट को लेकर ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हम हमारे भाइयों और बहनों, युवा युवती को नौकरी देना। जैसे ममता बनर्जी बोले थे डबल नौकरी होगा, इंडस्ट्री होगा, लेकिन 15 साल में हम लोग कोई इंडस्ट्री नहीं देखे। और अमरावती में शिंदे गुट की शिवसेना में टिकट बंटवारे को लेकर भारी हंगामा हो गया। अमरावती में शिवसेना शिंदे गुट के दफ्तर में मची अफरा तफरी बता रही है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है। एबी फॉर्म वितरण के दौरान कार्यकर्ताओं को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फॉर्म न मिलने से नाराज दावेदारों और पदाधिकारियों के बीच जमकर तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई। महानगर पालिका चुनाव के नामांकन की समय सीमा खत्म होने में महज कुछ घंटे ही बचे थे, लेकिन कई इच्छुक उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल यानी एबी फॉर्म नहीं मिला। इसी लेट लतीफी से कार्यकर्ताओं का सब्र टूट गया और दफ्तर जंग के मैदान में बदल गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाए रखने से उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ गई है। हालांकि मौके पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस गृह युद्ध ने शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ा दी। और अहम खबर है, सोशल मीडिया कंपनीज को सरकार ने कड़ी चेतावनी दे दी है। अश्लील अभद्र सामग्रियों पर कार्रवाई करें, एक्शन लें, ये कहा है सरकार ने। बाल यौन शोषण से जुड़ी गैर कानूनी सामग्री पर तुरंत एक्शन लिया जाए। आदेश न मानने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कंपनियों को आदेश मानने की बाध्यता है, ये बताया गया है, वार्निंग दी गई है, चेताया गया है। और ये दरअसल एक कोशिश है कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट जा रहा है और जिस तरह से गैर कानूनी अभद्र अश्लील सामग्री पोस्ट की जा रही है उस पर नकेल लगाई जा सके। और इसी मंशा के साथ सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनीज को ये वार्निंग दी है और कहा है कि ऐसे कंटेंट पर तुरंत एक्शन लिया जाए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बताइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरह के निर्देश, किस तरह की चेतावनी दी गई है और इस पूरे प्रोसेस का मकसद क्या नजर आ रहा है? देखिए, सरकार को बार बार ये शिकायतें मिलती रही है कि सरकार ने पहले भी ऐसी एडवाइजरी जारी की है, बावजूद इसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर OTTs है, वहाँ पे जो अश्लील कंटेंट है या बच्चों की यौन हिंसा से जुड़ा मामला है या फिर ऐसे अभद्र चीजें हैं, उनका प्रसारण किया जा रहा है। खासकर के
सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे कि ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन तमाम ऐसी जगहों पे अश्लील कंटेंट बदस्तूर जारी है। तो ऐसे में सरकार ने फिर से एक बार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो इंटरमीडिएट है उनको ये एडवाइजरी के तौर पर चेतावनी दी है कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और अगर आप कार्रवाई ऐसी नहीं करते हैं तो फिर सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है कि विभक्ति की स्वतंत्रता है देश में और सरकार इसका पूरी तरह से इसकी समर्थन में रहती है, लेकिन अगर ऐसा आप कोई भी कंटेंट इस्तेमाल करते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप उसको समाज में जाने देते हैं, जैसे कि जिसमें अश्लील कंटेंट हो, बच्चों की यौन हिंसा जो चीजें हो या फिर अभद्र बातें हो, तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है। सरकार को दरअसल ऐसी बहुत शिकायतें मिली, तमाम सांसदों से लेकर संसद के अंदर तक ये मामला उठा था कि सरकार के तमाम एडवाइजरी के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मान नहीं रहे, उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अश्लील कंटेंट को फैलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे समझ में मैसेज नहीं जा रहा है, ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी दी है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे कंटेंट को होस्ट करने के लिए ना करें और कार्रवाई करें। ऐसे कंटेंट को न सिर्फ हटाई बल्कि ऐसे जो भी हैंडल्स है या फिर जो भी ऐसे आईडीज है उनको आप ब्लॉक करें, नहीं तो फिर मजबूरन सरकार को आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आज रणथंभौर पहुंचे। जानकारी के अनुसार करीब दोपहर 1:15 बजे राहुल और प्रियंका का काफिला रणथंभौर पहुंचा। मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और होटल परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा 4 दिन तक रणथंभौर में प्रवास करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भ्रमण पर जाने की संभावना है। वन विभाग की ओर से शाम की पारी में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम से जिप्सी बुक कराई गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगमन से रणथंभौर में राजनीतिक और पर्यटक गतिविधियों को लेकर हलचल बढ़ गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व गांधी परिवार का पसंदीदा स्पॉट है। अक्सर गांधी परिवार के सदस्य रणथंभौर आते रहते हैं। इस साल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये दूसरा रणथंभौर दौरा है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा का ये इस साल तीसरा रणथंभौर दौरा है। राहुल गांधी कई मौकों पर पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा और सतत विकास की बात करते रहे हैं। ऐसे में रणथंभौर जैसे प्राकृतिक स्थल पर उनका नया साल मनाना उनके विचारों और जीवन शैली के अनुरूप माना जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को सुधारों का साल कहा है। सोशल मीडिया पर लिखा है, भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। 2025 में कई सेक्टर्स में सुधार हुए हैं। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। निवेशकों के लिए भारत बड़ा अवसर। सुधारों से विकास यात्रा को गति मिली है। विकसित भारत की ओर मजबूत कोशिशें। गांव का विकास और आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। विश्व स्तर पर भारत की अलग पहचान बनी। और मौलाना मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर मैं दुख जताता हूं। साथ ही कहा है कि भारत गांधी नेहरू के सपनों वाला देश नहीं रहा। उनके इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। मौलाना मदनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा चिंताजनक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आलोचना के बीच मौलाना अरशद मदनी ने लिखा कि बांग्लादेश की घटना की देश में चर्चा है, लेकिन देश में हो रही मॉब लिंचिंग की कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने पूछा कि ऐसा दोहरा मापदंड क्यों। अरशद मदनी ने यह भी लिखा कि यकीनन ये वो भारत नहीं है जिसका सपना महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने देखा था। मदनी के ट्वीट पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। जिहादी जिले इलाही बनने की धूर्तापूर्ण धारा परंपरा धमाल और कमाल में लग करके देश की संवैधानिक, देश के लोकतांत्रिक और देश की पंथ निरपेक्ष जो व्यवस्था है, जो संस्कार और संस्कृति है, उस पर वार और प्रहार करने की कोशिश करेंगे तो सफल नहीं होंगे। और ये वो लोग हैं, इनको इस तरह के जिहादी जिले इलाहियों के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। भारत अकेला दुनिया का देश है जिसमें दुनिया भर में रहने वाले हर 10 मुसलमान में से 1 मुसलमान भारत में रह रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी योजना को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की है। खबर है कि जी राम जी के खिलाफ पंजाब सरकार नया प्रस्ताव लाने जा रही है। आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का 1 दिन का सत्र हो रहा है।
और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ है। या राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। बांग्लादेश के एक नेता ने सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने की गीदड़ भभकी दी थी और इस पर नागालैंड के मंत्री तमजेन इंगना अलोंग ने बांग्लादेशी नेता को उन्हीं की भाषा में कैसे दिया जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची है। वहां के नेता चुनाव में फायदे के लिए आवाम को भड़का रहे हैं और भारत विरोधी बयान देकर बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने वाले बयान पर नागालैंड के मंत्री और बीजेपी नेता तेमजेन इम्ना अलोंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेमजेन ने कहा है कि ऐसा कोई भी कदम उठाना बांग्लादेश के लिए घातक साबित होगा। अगर ऐसा कोई भी तत्व भारत के किसी भी हिस्से में दाखिल हो गया तो वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके साथ क्या होगा। बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है। और एमपी में सड़क निर्माण को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरोप है कि उज्जैन से श्योपुर और सतना में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचारियों ने जमकर खेल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। तो ये गुणवत्ता है इसकी। और ठेकेदार से जब उज्जैन की बड़नगर तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मरम्मत की गई सड़क भ्रष्टाचार की बड़ी मिसाल बन गई है। पीपलू और दोतरू को जोड़ने वाली करीब 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क मरम्मत के कुछ ही घंटों बाद कागज की तरह उखड़ने लगी। नहीं, पोल नहीं खुल रही है। कल मैंने ये बात बैठक में, दिशा की बैठक में हमने करी है कि गुणवत्ता होना चाहिए। उधर श्योपुर में भी लोक निर्माण विभाग की एक और सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 8.60 किलोमीटर लंबी सड़क पर 3 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया, लेकिन कुछ ही साल में सड़क पूरी तरह जर्जर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। शानदार प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी। शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी। और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं, उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं, पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। यूपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बयानबाजी थम नहीं रही और विधायक पीएन पाठक के ट्वीट के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस की ओर से उन्हें ऑफर दिया गया है। जो अन्य बिरादरियों की मीटिंग हुई उसमें तो कोई भी, उसमें केशव मौर्य जी भी डिप्टी सीएम थे, प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेन्द्र चौधरी जी थे, उसमें कोई न नोटिस हुआ, न कोई बयान दिया लाया गया, न कोई बात हुई। आज केवल ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान अपमान वहाँ किया जा रहा है और उनको ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ ब्राह्मण विधायकों से
कि जब अत्याचार अन्याय, जब योगी जी पहली बार जब सीएम बने, सबसे पहले कार्रवाई कहाँ कराई उन्होंने? सबसे पहले छापा कहाँ डलवाया? पहला छापा हरशंकर तिवारी के हाथा पे पड़ा था। संगठन सर्वोपरि है, संगठन का काम अपना है, सरकार का काम अपना है। तो संगठन अपनी दृष्टि से देखता है, सरकार अपने हिसाब से देख रही है, और भोज का कार्यक्रम वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। जातिवाद को कोई नहीं नकार सकता है। और गुजरात के साणंद में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद गहराया। पुरानी रंजिश को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। वीडियो में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं लोग। तस्वीरें आप देखिए जरा। पुलिस ने 42 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने खेतों में छिपे पत्थरबाजों को ड्रोन की मदद से पकड़ा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छतों से किस तरह से पथराव हुआ है। गुजरात के साणंद में दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। इसके बाद इलाके में दहशत थी। गली में भी खासी भीड़ नजर आई और पत्थरबाजों को ड्रोन की मदद से पकड़ा है पुलिस ने। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शाह कहते हैं कि 2/3 सीटें जीतेंगे। अगर 2/3 सीट नहीं मिली तो क्या वो देश से बाहर जाएंगे? ममता बनर्जी ने आज अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यह पलटवार किया है। ममता ने कहा कि बंगाल तुम्हें देश से बाहर कर देगा। बंगाल जीतने के बाद आपको लोकतांत्रिक तरीके से देश से बाहर कर देंगे। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा? আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা, দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়? গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে। राजस्थान के धौलपुर की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया जो महिला के बीच में बुर्का पहनकर जा रहा था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सिर पर बाल नहीं, ऐसे में पहचान छिपाने के लिए इसने बुर्के को ढाल बनाया। यही नहीं, महिला दिखने के लिए अपने होठों पर लिपस्टिक भी लगा ली। लेकिन कानून के लंबे हाथ से शातिर बच नहीं पाया। राजस्थान के धौलपुर में कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शातिर बदमाश नाबालिग से रेप के बाद फरार चल रहा था। इसने 15 दिसंबर को नौकरी दिलाने के नाम पर एक लड़की से रेप किया था। पुलिस ने इसे भीड़ के चंगुल से बचाया था, लेकिन मौका मिलते ही ये पुलिस को झांसा देकर फरार हो गया और इसी से बर्खास्त इस शातिर पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। हमें पता लगा कि इसने आज कहीं ट्रैक सूट खरीदा है, कहीं इसने जैकेट बदली है और बार बार ये अपना नाम, अपना पदनाम, कहीं इसने अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताया, कहीं इसने अपने आप को रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताया। अभी जो लेटेस्ट इसको हमने पकड़ा वो वृंदावन में जो है ये किसी महिला का ये वस्त्र पहनकर, जो है वेशभूषा पहनकर अपने आप को बेसिकली छुपा कर ये फिर रहा था। पुलिस ने इस इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी भी खंगाले, लेकिन भेष बदलने की वजह से वो पुलिस की नजरों से बचता रहा।